सीरीज 2 चैप्टर 1। स्वागत है आपका इस सफर के दूसरे पड़ाव पर। हमने अब तक यह सीखा कि लोगों से बात कैसे शुरू की जाए, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वह बातचीत की आत्मा है। सोचिए जरा, अगर शरीर सुंदर हो लेकिन उसमें आत्मा न हो तो वह सिर्फ एक पुतला है। उसी तरह अगर आपके शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन आप सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं तो वह बातचीत बेजान है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे दुर्लभ कला के बारे में, और वह है सुनने की कला। इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शहर में दो मशहूर डॉक्टर थे। एक थे डॉक्टर वर्मा और दूसरे थे डॉक्टर सलूजा। दोनों की डिग्रियां एक जैसी थीं, दोनों का अनुभव भी बराबर था, यहां तक कि दोनों की फीस भी एक जैसी थी। लेकिन डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक में सन्नाटा रहता था, जबकि डॉक्टर सलूजा के यहां सुबह से शाम तक लंबी लाइन लगी रहती थी। फर्क क्या था? क्या डॉक्टर सलूजा के पास कोई जादुई दवाई थी? नहीं, फर्क था उनके सुनने के तरीके में। जब कोई मरीज डॉक्टर वर्मा के पास जाता और कहता कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर वर्मा तुरंत कहते, अरे ये तो मौसम बदल रहा है इसलिए हो रहा है, ये लो पीली वाली गोली खाओ, ठीक हो जाओगे। मरीज कोशिश करता कि वह बताए कि उसे रात को नींद भी नहीं आती, लेकिन डॉक्टर वर्मा कहते, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अगला मरीज भेजो। वह मरीज दवाई लेकर बाहर तो आता, लेकिन उसका मन भारी रहता। उसे लगता कि डॉक्टर ने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं, उसे कैसे पता कि मुझे क्या बीमारी है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई मरीज डॉक्टर सलूजा के पास जाता तो डॉक्टर सलूजा अपना पेन नीचे रख देते। वह मरीज की आंखों में देखते और कहते, अच्छा कब से हो रहा है? मरीज कहता 2 दिन से। डॉक्टर पूछते, क्या आपने कुछ बाहर का खाया था? मरीज कहता नहीं, लेकिन मुझे तनाव बहुत है। डॉक्टर सलूजा कहते, मैं समझ सकता हूं, तनाव आजकल बहुत बड़ी समस्या है। वह 10 मिनट तक मरीज की सारी बातें सुनते और अंत में वही पीली वाली गोली देते जो डॉक्टर वर्मा ने दी थी। लेकिन नतीजा अलग होता। मरीज बाहर आकर सबको बताता कि डॉक्टर सलूजा तो भगवान है, उन्होंने मेरा दर्द समझ लिया। इस कहानी का सार क्या है? सार यह है कि लोग जवाब नहीं चाहते, लोग समाधान नहीं चाहते, लोग सिर्फ यह चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जब आप किसी की बात को बीच में काटकर अपना ज्ञान देने लगते हैं तो आप उसे दूर कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी की पूरी बात सुनते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी बात क्यों ना हो, तो आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। हम में से ज्यादातर लोग बातचीत में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम मन ही मन सोच रहे होते हैं कि जैसे ही यह चुप होगा मैं अपनी बात कहूंगा। यह सुनना नहीं है, यह सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना है। और यकीन मानिए, सामने वाला इंसान बेवकूफ नहीं है। वह आपकी आंखों में देख सकता है कि आप वहां मौजूद नहीं हैं। सुनने की कला का पहला नियम है अपने दिमाग को शांत करना। जब कोई आपसे अपना दुख या अपनी खुशी साझा कर रहा हो तो उस वक्त उसे सलाह मत दीजिए, बस उसे सुनिए। एक अच्छा दोस्त वह होता है जो सामने वाले को खाली कर दे। जब इंसान अपने अंदर की सारी बात निकाल देता है तो उसे जो हल्कापन महसूस होता है वह उसे आपका दीवाना बना देता है। आजकल की भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास वक्त नहीं है। ऐसे में अगर आप किसी को अपने जीवन के 10 मिनट भी पूरे ध्यान से देते हैं तो आप उसे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दे रहे हैं। याद रखिए, कान सिर्फ आवाज सुनने के लिए नहीं है, कान भावनाओं को सुनने के लिए है। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि सुनने का सही तरीका क्या है। क्या सिर्फ चुप रहना ही सुनना है, या हमें बीच बीच में कुछ बोलना भी चाहिए? हम जानेंगे एक्टिव लिसनिंग के बारे में। चैप्टर 2। पिछली बार हमने बात की थी कि सुनना क्यों जरूरी है, लेकिन आज हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि एक अच्छा श्रोता होने का मतलब है बस
अपना मुंह बंद रखना, एकदम चुपचाप बैठ जाना। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला इंसान पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा है, ना तो वो पलक झपका रहा है और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि मैं शायद दीवारों से बात कर रहा हूं। आपको डर लगेगा कि कहीं वह मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहा। सच्चाई यह है कि सुनना एक निष्क्रिय काम नहीं है, यह बहुत ही सक्रिय काम है। इसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, यानी पूरी ताकत और जोश के साथ सुनना। इसे समझने के लिए एक पति और पत्नी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पति का नाम है रोहित और पत्नी का नाम है अंजलि। रोहित शाम को ऑफिस से थका हारा घर आता है। उसका मूड बहुत खराब है। वह अंजलि से कहता है, आज ऑफिस में बॉस ने बिना बात के मुझे सबके सामने डांट दिया। अब यहां दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति, अंजलि टीवी देख रही है। वह टीवी से नजर हटाए बिना कहती है, हम बुरा हुआ, और फिर से टीवी देखने लगती है। रोहित को कैसा लगेगा? उसे लगेगा कि अंजलि को मेरी कोई परवाह नहीं है। वह अपने मन की बात वहीं दबा लेगा और चुपचाप कमरे में चला जाएगा। उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। जैसे ही रोहित ने कहा कि बॉस ने मुझे डांटा, अंजलि ने तुरंत टीवी का रिमोट साइड में रख दिया। उसने अपनी कुर्सी रोहित की तरफ घुमाई और उसकी आंखों में देखा। अंजलि ने कहा, क्या सबके सामने? यह तो बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ? ध्यान दीजिए, अंजलि ने कोई सलाह नहीं दी। उसने यह नहीं कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो। उसने बस इतना कहा, फिर क्या हुआ? यह छोटा सा सवाल रोहित के लिए एक चाबी का काम करेगा। रोहित अब खुल जाएगा। वह बताएगा कि बॉस ने क्या कहा, उसे कैसा महसूस हुआ, उसे कितना गुस्सा आया। वह अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल देगा, और जब वह अपनी बात खत्म करेगा तो उसे लगेगा कि उसका मन हल्का हो गया है। उसे लगेगा कि कोई है जो उसके साथ खड़ी रहा है। एक्टिव लिसनिंग का जादू यही है। इसमें आपको बीच बीच में छोटे छोटे ईंधन डालने पर डील रचते हैं, जैसे अच्छा, हम सच में, फिर क्या हुआ? ये शब्द पेट्रोल का काम करते हैं, जो सामने वाले की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी सुनना पर डर डचता है। अगर कोई गंभीर बात बता रहा है तो आपके चेहरे पर चिंता होनी चाहिए। अगर कोई खुशी की बात बता रहा है तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं मिररिंग, यानी आईना दिखाना। जैसा भाव सामने वाले का है वैसा ही भाव आपका होना चाहिए। कभी कभी लोग सिर्फ सिर हिलाकर काम चलाते हैं, लेकिन एक एक्टिव लिसनर सिर हिलाने के साथ साथ अपनी आंखों से भी बातें करता है। जब आप किसी की बात में खो जाते हैं तो दुनिया की बाकी आवाजें बंद हो जानी चाहिए। उस वक्त आपका फोन बजता है तो उसे मत देखिए। अगर कोई और आवाज देता है तो उसे रुकने का इशारा कीजिए। यह सामने वाले को महसूस करवाता है कि इस वक्त तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो। लेकिन एक्टिव लिसनिंग में एक खतरा भी है। कभी कभी हम जोश में आकर सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही उसका वाक्य पूरा करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम उसे मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम उसे रोक रहे हैं। यह गलती कभी मत करना। अगर वह अटक रहा है तो उसे अटकने दो। उसे अपना शब्द खुद ढूंढने दो। वो जो खामोशी होती है, उस खामोशी में ही इंसान अपने असली जज्बात ढूंढता है। तो आज का सबक यह है कि सिर्फ कान खोलकर बैठना सुनना नहीं है। अपने दिल, दिमाग और अपनी आंखों को खोलकर बैठना असली सुनना है। अगले चैप्टर में हम एक बहुत ही पावरफुल तकनीक सीखेंगे। एक ऐसी तकनीक जिससे आप किसी भी बहस को प्यार में बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि जब कोई आपसे गुस्सा हो तो उसे कैसे शांत किया जाए। चैप्टर 3। अब हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। सुनना तब तो बहुत आसान होता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब सामने वाला इंसान गुस्से में लाल हो, जब वह चिल्ला रहा हो। सोचिए, एक इंसान आपके सामने खड़ा है और वह चीख रहा है। वह कह रहा है,
तुमने हमेशा मेरा काम खराब किया है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मुझे धोखा दिया है। बस, बहुत हो गया। इस वक्त आपका खून भी खौलने लगेगा। आपका भी मन करेगा कि आप भी चिल्लाकर बोलें, नहीं, गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है। यही वो पल है जहां 99% लोग हार जाते हैं। जब आग से आग टकराती है तो सिर्फ राख बचती है। आज हम सीखेंगे कि इस जलती हुई आग को पानी से कैसे बुझाया जाए। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो वह असल में मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। उसका गुस्सा सिर्फ एक मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे एक डरा हुआ या एक दुखी इंसान छुपा है। उसे लग रहा है कि उसकी कोई कद्र नहीं कर रहा। तो इसे शांत कैसे करें? सबसे पहले शांत हो जाओ शब्द का इस्तेमाल कभी मत करना। यह शब्द आग में घी का काम करता है। अगर कोई गुस्से में है और आप कहें, अरे शांत हो जाओ, तो उसे लगेगा कि आप उसके गुस्से को नाजायज बता रहे हैं। वह और जोर से फटेगा। इसकी जगह हमें एक जादुई तकनीक का इस्तेमाल करना है। इसे कहते हैं इमोशनल लेबलिंग, यानी उसके जज्बात को एक नाम देना। जब वह चिल्लाकर चुप हो जाए तो एक गहरी सांस लें, अपनी आवाज को एकदम धीमा और भारी कर लें और उसकी आंखों में देखकर कहें, लगता है तुम इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो। या फिर कहें, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें बहुत गहरा धक्का लगा है। ध्यान दीजिए, यहां आपको अपनी आवाज को एडम की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह भारी करना है। जब आप धीमी आवाज में बात करते हैं तो सामने वाले को आपको सुनने के लिए अपनी आवाज कम करनी ही पड़ती है। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। मान लीजिए आपका दोस्त कह रहा है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, सब कुछ बर्बाद हो गया है, गुस्से और हताशा में। तो आप जवाब देंगे बहुत ही नरमी से, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, है ना? जैसे ही आप यह बोलेंगे, आप देखेंगे कि उसके कंधे झुक जाएंगे, उसकी सांसें धीमी हो जाएंगी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे करेक्ट नहीं किया, पहली बार किसी ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि किसी ने उसके दर्द को आईने की तरह उसे दिखाया। वह कहेगा, हाँ यार, मुझे सच में ऐसा ही लग रहा है। बस यहीं पर लड़ाई खत्म हो जाती है और बातचीत शुरू हो जाती है। गुस्सा एक गुब्बारे की तरह होता है। जब तक वह पूरा फूला हुआ है आप उससे बात नहीं कर सकते। इमोशनल लेबलिंग और धीमी आवाज उस गुब्बारे से हवा निकालने का काम करती है। तो अगली बार जब कोई आप पर चिल्लाए तो घबराना मत, डिफेंसिव मत होना। बस उसकी भावनाओं को एक नाम दे देना। उसकी आवाज की नकल मत करना, बल्कि उसके दर्द की नकल करना। अगले और इस सीरीज के आखिरी चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे किसी को अपनी बात के लिए राजी किया जाए। हम जानेंगे कि वह कौन सा एक शब्द है जो अगर आप बातचीत में इस्तेमाल करें तो लोग आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चैप्टर 4। स्वागत है इस सीरीज के सबसे रोमांचक पड़ाव पर। आज हम एक ऐसे जादू को सीखने वाले हैं जो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात माने। हम चाहते हैं कि जब हम कोई राय दें तो सामने वाला कहे, हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। हम जितनी अच्छी सलाह देते हैं, सामने वाला उतना ही हमसे बहस करने लगता है। क्यों? कभी सोचा है कि हम गलती कहाँ करते हैं? गलती हमारी सलाह में नहीं होती, गलती हमारे शब्दों के चुनाव में होती है। और इस पूरी फसाद की जड़ सिर्फ एक छोटा सा शब्द है। वह शब्द है लेकिन। जी हां, लेकिन। जरा इस दृश्य को देखिए। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। आपका दोस्त कहता है, यार, मुझे लगता है कि मुझे अब नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। आप उसकी भलाई चाहते हैं। आप कहते हैं, हाँ, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत है। जैसे ही आपने लेकिन बोला, आपने उससे पहले जो तारीफ की थी, तुम्हारी सोच अच्छी है, वह सब मिट्टी में मिल गई। सामने वाले के दिमाग ने हाँ को तो सुना ही नहीं, उसने सिर्फ लेकिन को सुना। उसे लगा कि आप उसे गलत साबित कर रहे हैं
अब वह डिफेंसिव हो जाएगा। वह कहेगा, तुम्हें क्या पता, रिस्क तो हर जगह है। और बस शुरू हो गई बहस। अब जादू देखिए, हम उसी बात को कहेंगे, बस एक शब्द बदल देंगे। हम लेकिन को हटाकर और लगा देंगे। दोस्त ने कहा, मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए। आपने कहा, हाँ, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, और अगर तुम इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लो तो तुम कमाल कर दोगे। फर्क महसूस हुआ जब आपने लेकिन बोला तो आपने उसकी बात काट दी, लेकिन जब आपने और बोला तो आपने उसकी बात में अपनी बात जोड़ दी। आपने उसे गलत नहीं कहा, आपने उसे और बेहतर बना दिया। इसे कहते हैं एग्रीमेंट फ्रेम। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का दिमाग ना सुनने के लिए नहीं बना है। जब भी हम किसी की बात पर परंतु, किंतु या लेकिन लगाते हैं तो हम अनजाने में कह रहे होते हैं, तुम चुप रहो, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सच क्या है। तो आज का सबसे बड़ा सबको यह है, अगली बार जब आप किसी से सहमत न भी हों तो सीधे मना मत कीजिए। पहले उसकी बात को मानिए और फिर अपनी बात जोड़िए। अगर कोई कहे यह फिल्म बहुत बकवास थी तो ये मत कहो, नहीं यार अच्छी तो थी, बल्कि ये कहो, हम तुम्हें ये बकवास लगी। और मुझे लगता है कि इसकी कहानी में थोड़ा दम था। जब आप और का इस्तेमाल करते हैं तो आप लड़ नहीं रहे होते, आप साथ मिलकर तस्वीर पूरी कर रहे होते हैं। इससे सामने वाले का ईगो शांत रहता है। उसे लगता है कि मेरी बात की भी इज्जत है और आपकी बात की भी। दोस्तों, बातचीत कोई कुश्ती का मैदान नहीं है जहां एक को गिरना पड़े तभी दूसरा जीतेगा। ये तो एक जुगलबंदी है। जीतता वह है जो दोनों को साथ लेकर चलता है। इस दूसरी सीरीज में हमने बहुत गहरा सफर तय किया है। हमने सीखा कि डॉक्टर सलूजा की तरह सुनना कैसे है। हमने सीखा कि रोहित की पत्नी अंजलि की तरह एक्टिव होकर कैसे जुड़ना है। हमने जाना कि गुस्से की आग को शब्दों के पानी से कैसे बुझाना है। और आज हमने सीखा कि लेकिन की दीवार को तोड़ कर और का पुल कैसे बनाना है। अब आप तैयार हैं, आपकी नींव पक्की हो चुकी है। आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी भी एक कमी है, आपकी आवाज। क्या आपको पता है कि आप आई लव यू को भी नफरत से बोल सकते हैं और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा को भी प्यार से बोल सकते हैं? शब्द वही रहते हैं, लेकिन आवाज का जादू मतलब बदल देता है। अगली सीरीज यानी सीरीज 3 में हम आवाज की दुनिया में चलेंगे। हम सीखेंगे कि अपनी आवाज में वह भारीपन, वह खनक और वह सम्मोहन कैसे लाएं कि लोग बस आपको सुनते रह जाएं। तैयार रहिए, क्योंकि अब हम शब्दों से ऊपर उठकर एहसासों की दुनिया में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी सीरीज। अगर आपको महसूस हुआ है कि इन बातों ने आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव किया है, तो इस परिवार का हिस्सा बनना मत भूलना। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, वह सिर्फ एक बटन नहीं है, वह एक वादा है कि हम और आप मिलकर खुद को बेहतर बनाएंगे। आने वाली सीरीज 3 में हम आवाज के जादू को सीखने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उसे मिस करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करना, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और एक छोटी सी विनती, कमेंट में मुझे लिखकर बताओ कि आज तक आपकी सबसे अच्छी बातचीत किस इंसान के साथ हुई है और क्यों। मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द सीरीज 3 में। तब तक सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।